नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं री इंजीनियरिंग इमोशंस की फाउंडर अदिति विवेक भसन जी से। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि पैसे कमाने के जरिए के तौर पर लोग अलग अलग कंसेप्ट्स को लेकर सामने आते हैं, लेकिन समाज में दूसरे लोगों की तरफ इमोशनल वेल बीइंग को कैसे डेवलप किया जाए, इसकी तरफ काफ़ी कम लोगों का ध्यान जा पाता है। ऐसे में आपकी और हमारे बीच की ही एक युवती से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने साइकोलॉजिकल फील्ड की स्टडी को ही अपने साइकोलॉजी फील्ड की स्टडी में अपनी साइकोलॉजी में एक एड ऑन टेस्ट कर कर और उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उसे एक स्टार्टअप का स्वरूप दिया है। और वो न सिर्फ इसके माध्यम से आम लोगों की मदद भी कर रही हैं, बल्कि इसके माध्यम से वो अन्य लोगों को रोजगार भी दे रही हैं और एक सक्सेसफुल रेवेन्यू मॉडल के तौर पे भी इसको चला रही हैं। तो हम जानेंगे अदिति जी से उनकी जर्नी के बारे में, कैसे उनके माइंड में ये कंसेप्ट आया, कैसे उन्होंने अपने ही स्टडी में एक एड ऑन टेस्ट लाकर इसको एक स्टार्टअप का यूनिक कंसेप्ट दिया। और देर नहीं करते हुए चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं री इंजीनियरिंग इमोशंस की फाउंडर अदिति विवेक भसन जी से। तो अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल दूरदर्शन फॉर इनवाइटिंग मी फॉर टुडेज इंटरव्यू। अदिति जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो बैचलर्स था या मास्टर्स था या आपकी बैकग्राउंड स्टडी थी वो किस फील्ड में हुई? तो मेरी स्कूलिंग ब्रिजफोर्ड स्कूल में हुई थी क्लास 10 तक। ओके। जवाहर विद्या मंदिर तक मेरा 11th-12th आर्ट्स सब्जेक्ट में हुआ एंड मेरा कॉलेज वनस्थली विद्यापीठ जहाँ पे मेरा बैचलर्स ऑफ आर्ट्स था। बैचलर ऑफ आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स? मेरे 3 सब्जेक्ट्स थे बैचलर्स ऑफ आर्ट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। तो इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी के साथ साथ हमने सुना है कि आपने डिप्लोमा इन आरजेनिंग एंड एंकरिंग की भी पढ़ाई की। तो एक तरफ साइकोलॉजी और दूसरी तरफ आरजेइंग और एंकरिंग, ये रुझान कहाँ से आया? मतलब शुरू से ही था या फिर पढ़ाई करते के साथ साथ आया? आई थिंक ये थोड़ा जेनेटिक है। मेरी मम्मी इज़ अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर एंड अ वेरी गुड ओरेटर, सो आई थिंक वो जीन्स मेरे पे क्रॉस हो गई हैं। एंड व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज वनस्थली विद्यापीठ में हम लड़कियों के लिए ये कंपलसरी होता था कि हमारे जो मेजर 3 सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा हमें एक डिप्लोमा करना कंपलसरी होता था। बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग में, डिबेटिंग प्लेटफॉर्म्स में बचपन से रही हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा एंड प्लस मेरी स्पीकिंग एबिलिटीज़ और मैं अपने आप को और बढ़ा पाऊँगी उसमें। इसलिए मैंने डिप्लोमा इन आर्जिंग एंड एंकरिंग चूज़ किया था, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड साइकोलॉजी एज माई सब्जेक्ट। तो आपने डिप्लोमा इन आर्जिंग एंड एंकरिंग चूज किया, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक करियर मोटिव नहीं था, जस्ट इट वाज कि आपको अपना पैशन परस्यू करना था। अदिति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रही थी, तो साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन करते करते ऐसा क्या ख्याल आया कि आपको लगा कि कोई गैप एग्जिस्टिंग है जिसको आप एक यूनिक टेस्ट देकर साइकोलॉजी की फील्ड में भर सकती हैं? जी, रियलिटी तो ये है कि फर्स्ट ईयर तक मुझे भी नहीं पता था कि मुझे साइकोलॉजी एज अ फील्ड लेना है, बट उसके बाद फिर सेकेंड ईयर तक आते आते जब चीज़ों को अप्लाई करना चाहा लाइफ में, लोगों को आसपास देखा, समझ आने लगा कि वाई आर दे बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग, और समझ आया अच्छा ठीक है, अगर कोई ऐसे बिहेव कर रहा है ना तो इसका रीज़न ये हो सकता है, या प्रॉबेबली साइकोलॉजी की ये थ्योरी हमें बता रही है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स? जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, बचपन में हम सबने फेस करा है कि जब आपके फ्रेंड्स घर में नहीं आते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं वो अच्छे दोस्त नहीं हैं, वो बाहर ही रहने चाहिए, लेकिन जो दोस्त घर आ जाते हैं उनके लिए मम्मी पापा कहते हैं हाँ इनसे दोस्ती कर लो। तो ये सोशल साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है कि जो लोग बाहर रह गए ना वो डर के बाहर ही रह जाते हैं, और जो घर आते हैं मीन्स दे हैव नो नेगेटिव थिंग्स इन देम एंड दे आर कमिंग विद अ गुड मोटिवेशन एंड इमोशन। सो आई थिंक वहाँ से चीज़ों को और मैंने डीपली लेना स्टार्ट करा, एंड दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ साइकोलॉजी स्टार्टेड इन सेकेंड ईयर, एंड देन बाय थर्ड ईयर आई वॉज वेरी श्योर दैट आई हैव टू टेक अप साइकोलॉजी एज माई करियर। तो सेकेंड ईयर में आपको ये श्योरिटी आई कि आप साइकोलॉजी में ही कुछ न्यू टेस्ट ऐड ऑन कर सकती हैं और उसको एक करियर का स्वरूप दे सकती हैं। तो आपने किसी और के अंडर काम ना करने के बजाय अपना खुद का स्टार्टअप या अपना खुद का कुछ ओपन करने के लिए क्यों सोचा?
जी, जब मेरे बैचलर्स के बाद मेरे मास्टर्स के टाइम पे हमें इंटर्नशिप्स करनी होती हैं, जिसमें हमें इंडिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट मेरी जैसे मेंटर दिव्या श्रीवास्तवा हैं, तो मैंने उनके अंडर काम करा फॉर ऑलमोस्ट 2 years. But then I realized that there is a gap which needs to be fulfilled. A gap where there is, you know, people would want to live authentically. And मेरा बचपन से एक चीज़ है कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना था, तो वो एक जुनून तो शुरू से था कि थोड़ा सा सीख के, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके करना तो अपने खुद का ही काम है। तो जब आपको किसी के अंडर काम नहीं करना था तो आपने अपनी जो साइकोलॉजिस्ट थी दिव्या मैम, उनके अंडर में इंटर्नशिप क्यों की, और उसमें आपको ऐसा क्या फिगर आउट हुआ कि आपको लगा कि इस फील्ड में कुछ न्यू अगर आप एड ऑन देती हैं समाज को तो उसमें समाज का भी डेवलपमेंट है और आपका भी ग्रोथ है, दोनों का ग्रोथ साइमल्टेनियसली होगा, ये कब फिगर आउट हुआ उनके इंटर्नशिप करने के दौरान? तो इंटर्नशिप जो मैंने उनके अंडर करी, दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, दैट इज अ कंपलसरी थिंग फॉर एवरी मतलब वो आपकी बैचलर इन आर्ट्स का पार्ट था? हाँ जी, मेरे मास्टर्स और बैचलर्स दोनों का एक पार्ट होता है, 6 months की इंटर्नशिप कंपलसरी होती है, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ज़रूरी है। आपको ये समझ आना चाहिए कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव, खाली थेरेपी देना काम नहीं होता है, एक कंपनी को चलाना, एडमिनिस्ट्रेटिव बैक एंड वर्क, क्लाइंट से डील करना, क्लाइंट को कन्वर्ट करना इनटू योर क्लाइंट, ये सब बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। तो जब दिव्या मैम के साथ मैं काम कर रही थी तो वो बॉम्बे बेस्ड थी, और जब उन्होंने बोला कि, मुझे याद है दिव्या मैम ने मुझे बोला था कि झारखंड में हम इस चीज़ को कैसे लेके आ सकते हैं, इस पर रिसर्च करो। तो जब मैंने झारखंड पे रिसर्च करा तो मैंने देखा कि यहाँ लोग अवेयर ही नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में, लोगों को पता ही नहीं है कि उनको ज़रूरत है अपने इमोशंस को समझने की। तब मेरा दिमाग क्लिक किया कि बॉम्बे, दिल्ली जैसी जगह में मेंटल हेल्थ बहुत एक्सेसिबल है, बट हमारे झारखंड में CIP रिम्पास होने के बाद भी अवेयरनेस नहीं है। तो वहाँ से आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर ट्रिगर फॉर मी वेयर आई थॉट दैट नहीं, अब तो अपना ही करना है और अवेयरनेस लानी है रांची में। अदिति जी, क्या कारण आपको इसका लगता है कि बॉम्बे जैसी सिटीज़ या Tier 1 सिटीज़ में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे रिम्पास होने के बावजूद भी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस उतनी नहीं है आपकी नज़र में? तो मेरे ख्याल से बॉम्बे, दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ना बहुत जल्दी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, बहुत जल्दी चीज़ें फैल जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू रांची अभी 5-6 साल पहले डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। तो इतनी जल्दी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आना, और यहाँ पे हमारे झारखंड में स्पेशली झाड़ फूक का कॉन्सेप्ट बहुत है, एंड इट्स लाइक एन ओवरलैप कॉन्सेप्ट विद साइकोलॉजी, सो इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि अगर उन्हें जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्लाइंट के, जहाँ पे वो आते हैं और वो कहते हैं कि हमें सर दर्द हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है हमें, तो वो यूजुअली झाड़ फूक के लिए चले जाते हैं, बट दे डोंट नो कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, उन्हें साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट और जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है झारखंड की, एज स्पेशली द इंटीरियर एरिया की, जो भी चीज़ है तो झाड़ फूक करा के ठीक हो जाएगी, इसलिए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अवेयरनेस कम है। और मैंने आज तक इतने सालों में CIP रिम्पास को इतने ओपनली अवेयरनेस फैलाते हुए नहीं देखा है। वो करते हैं काम, आई डोंट डिनाई दैट, बट देन कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस का जो एक जिस लेवल पे होनी चाहिए थी वो नहीं रही है झारखंड में अभी तक। मैम, बातें साइकोलॉजी की हो रही हैं और अपनी साइकोलॉजी की स्टडी में आपने न्यू टेस्ट ऐड ऑन किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आते हैं साइकोलॉजिकल माइंडसेट पे, आपकी लाइफ जर्नी पे। तो जब आप वनस्थली विद्यापीठ में थी तो उस समय हमने जाना कि आपको काफ़ी एडजस्टमेंट इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, आप आसानी से कोप अप नहीं कर पा रही थी उस एनवायरनमेंट में। तो एक पर्सन जो साइकोलॉजी को इतना बढ़िया समझते हैं, एक पर्सन जो साइकोलॉजी में न्यू टेस्ट ऐड करके उसी पे एक स्टार्टअप क्रिएट कर चुकी हैं, क्या कारण ऐसा रहा था कि आप उस समय जब आप वनस्थली विद्यापीठ में शिफ्ट हुई तो आप अपने बैचमेट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ फिट इन नहीं बैठ पा रही थी और बहुत सारे आपको एडजस्टमेंट इश्यूज फेस हो रहे थे, आप उस एनवायरनमेंट में कोप अप नहीं कर पा रही थी? जी, तो मैं बचपन से ही ना एक ऐसी लड़की रही हूँ जो बहुत शाय थी। मैं एक्सट्रोवर्ट थी बट ऑन द अदर हैंड वेरी शाय। कई बार मौके मेरे हाथ से निकल जाते थे, दोस्त मेरे उतने अच्छे थे नहीं स्कूल के टाइम पे, तो और ऐसा होता था ना रांची में, अभी रांची में आप 10 बजे बाहर निकल सकते हो, बट उस ज़माने में मुझे याद है जब मैं 5th-6th में थी तो 5-6 बजे के बाद आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो आई थिंक वो माइंडसेट मेरे अंदर बैठ गया था, और मेरे ऑन द अदर हैंड पेरेंट्स ऑल्सो डिड नॉट वांटेड मी टू गेट आउट।
वो नहीं चाहते थे, वो कहते थे रांची में ही रह के तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। मैम बट दूसरे भी तो बच्चे होते हैं ना, अगर एक क्लास में हम देखें तो सभी बच्चे आपस में जलप कर पा रहे हैं, उसमें से एक बच्चा अगर उस पूरे क्लासरूम में दूसरे बच्चों से जलप नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे में ही कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होगी। तो कुछ ऐसा ही आपने भी एक्सपीरियंस किया जो आपके साथ भी हुआ, तो हम इसके पीछे का कारण जानना चाहेंगे। आई अग्री कि हो सकता है डिफ़ॉल्ट होगा मेरे पे, आई डोंट डिसअग्री टू दैट मैम, बट द थिंग इज़ मैं हमेशा सबसे अलग रहना चाहती थी। मुझे भीड़-चाल बचपन से ही नहीं पसंद है। अगर मेरे फ्रॉम स्कूल लाइफ ऑनवर्ड्स? फ्रॉम स्कूल लाइफ ऑनवर्ड्स आई हैड वेरी लाइक आई रिमेंबर पोस्ट माय दादाजीज पास अवे इन 2012 मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि मुझे भीड़-चाल नहीं फॉलो करनी है। माय ग्रैंडफादर वाज अ सोशल वर्कर एंड एन आर्किटेक्ट एट द सेम टाइम, एंड मैंने उनको देखा है कि वो समाज के लिए किस तरीके से समाज से अलग जाके काम करते हैं। लोगों के जो लोग कर रहे हैं वो तो बहुत लोग कर रहे होंगे, बट आप क्या समाज को डिफरेंट दे सकते हो, ये मैंने अपने परिवार से सीखा था। तो तब से मेरे दिमाग में था, और क्योंकि वो चीज़ वो माइंडसेट फ्रेंड्स के साथ बैठता नहीं था तो मेरे फ्रेंड्स नहीं बन पाते थे। तो आपको ऑड नहीं लगता था कि एक ऐसी भरे पूरे एनवायरनमेंट में आपकी किसी से बात नहीं हो रही है, किसी की आपसे बात नहीं हो रही है और आप अकेले रह रहे हैं? जी बुरा तो ज़रूर लगता था। और कैसे आपने कोप अप किया उस समय, उस पीरियड ऑफ टाइम को? तो आई थिंक उस टाइम मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया। इट वाज माय फैमिली। आप तो उस समय फैमिली से दूर थी, फैमिली के साथ तो थी नहीं, ये मैं बात कर रही हूँ स्कूल टाइम की। अच्छा। कि फैमिली वहाँ पे भी हेल्प करी, कॉलेज में भी मेरे 4 गिने चुने फ्रेंड्स थे जो मेरे एक कॉल पे मेरे से बात कर लेते थे। बट ऑन कॉल, नॉट इन फिजिकल एनवायरनमेंट? नॉट इन फिजिकल थिंग। तो कोप अप क्या था? कोप अप खाना था, स्ट्रेस ईटिंग, बिंज ईटिंग वाज माय कोपिंग मैकेनिज्म देयर। और नहीं तो अदर एक्टिविटीज़ में मैंने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया था। जैसे आई वाज अ नेशनल स्विमर इन द कॉलेज, मैंने डिप्लोमा इन आर्जिंग एंड एंकरिंग करी थी, तो मेरा आधा टाइम आर्जिंग में चला जाता था, आधा टाइम स्विमिंग में चला जाता था, और कई बार होता था तो मैं दिल्ली अपने नाना जी के घर आ जाती थी। मैम तो ये जो आपने अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स फेस किए, तो क्या ये उस दौरान का फेज था जब सेकेंड ईयर में आपको ये ख्याल आया कि साइकोलॉजी फील्ड में आप न्यू टेस्ट ऐड ऑन कर सकते हैं लोगों के लिए और उसको एक बड़ा यूनिक पर्पस दे सकते हैं जो लोगों को सर्व कर पाए? तो क्या ये उसी समय की बात है कि आप अकेले रह रही थी, बिंज ईटिंग हो रही थी, एंड देन आपको इश्यूज आने लगे, हेल्थ इश्यूज आने लगे, एंड देन यू सफर्ड अ लॉट? नॉट रियली, आई वुड से कॉलेज में तब तक ऐसे दिमाग में था, बट जनवरी 2022 में आई बिकेम इंटरनेशनली सर्टिफाइड EFT एंड मैट्रिक्स रीइम्प्रिंटिंग प्रैक्टिशनर। इट्स अ काइंड ऑफ कॉलेज से बाहर निकलने के बाद? कॉलेज से बाहर निकलने के बाद तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन डू समथिंग डिफरेंट, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड, बेसिकली आई वुड कॉल इट एज ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड EFT एंड मैट्रिक्स को। ये है क्या EFT एंड मैट्रिक्स ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड? सो बेसिकली जैसे साइकोलॉजी में साइकोथेरेपी आपने सुना होगा, काउंसलिंग सुना होगा, साइकोथेरेपी की अदर मोडालिटीज़ होती हैं। EFT and matrix also falls in the category of psychotherapy, but it is done in a different way. ये आया बेसिकली चाइना से है, जहाँ पे एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है, बट दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल एक्यूप्रेशर वी से विदाउट पेन। इट्स लाइक आवर बॉडी इज़ कनेक्टेड टू एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जीज। सो व्हेन वी टैप ऑन आवर बॉडी, हमारी एनर्जीज फ्लो होती हैं, एंड वंस आवर एनर्जी फ्लोज इन अ राइट वे, the negative emotions definitely gets away and we are filled with positivity. तो EFT मैट्रिक्स के बाद मेरे को दिमाग में आया कि मुझे झारखंड में ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड बनाना है, लोगों को बताना है कि ट्रॉमा जैसी चीज़ भी होती है। एस्टैब्लिशमेंट के दौरान आपने कैसे उस चीज़ को फॉर्म किया? किसी चीज़ को माइंड में रखना और उसको एक्चुअल धरातल पर एक शेप देना काफ़ी अलग चीज़ होती है। तो कौन कौन से लोग थे आपको गाइड करने के लिए कि क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ या लीगैलिटीज़ ज़रूरी हैं, किस तरीके से इसको एक प्रॉपर शेप दिया जाए कि सोसाइटी के लोग आपके कंसेप्ट को प्रॉपर एक्सेप्ट करेंगे? शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम हुई बिकॉज आई वॉज अ सोलोप्रेन्योर। तो रांची में डॉक्टर सुयश सिन्हा, बॉम्बे से दिव्या मैम, एंड देयर वाज वन मोर पर्सन विद मी, दीक्षा वाधवा। ये तीनों लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो these all three were psychologists? Yes, these all. So Dr. Suyash Sinha is a neuropsychiatrist, Diksha Vadva is a psychologist, and Divya Srivastava is also a psychologist. उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? उनसे मेरी डॉक्टर सुयश सिन्हा से तो मेरी मुलाकात तब हुई जब मैं रांची में उनके साथ काम करती थी GL चर्च कॉम्प्लेक्स में, और दिव्या श्रीवास्तव एंड दीक्षा वाधवा से आई मेट इन बॉम्बे इन 2022 इन पर्सन, बट आई न्यू देम सिंस 2019 जब मैं उनके साथ ऑनलाइन काम करती थी। ऑनलाइन अपनी पढ़ाई के दौरान? हाँ जी। तो
वहाँ उस टाइम पे इन तीनों ने मुझे गाइड करा, एंड बिकॉज इट वाज जस्ट द स्टार्टिंग, तो इन्हीं के वर्ड ऑफ माउथ से एंड रेफरेंसेस के थ्रू मुझे क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हुए थे. बट आई डोंट थिंक सो दिस जर्नी वेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग, कि जुलाई में मैंने इसको सेटअप किया एंड बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर लाइफ हैड सम अदर प्लान्स फॉर मी. तो आई वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर इन अक्टूबर. तो मेरा स्टार्टअप बीच में एकदम बंद हो गया. आई गेस कि अगर कैंसर नहीं होता तो मैं अपने करियर के पीक पे होती उस टाइम पे, बट बिकॉज ऑफ दिस आई कुडंट डू इट. मैम, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ साइकोलॉजी से ही तो लिंक हुआ ना, बिकॉज एज वी कैन सी योर पास्ट जर्नी, आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में थी जहां आपका माइंडसेट आपके बैचमेट्स से नहीं मिल रहा था, आप अकेले रह रही थी. अल्टीमेटली वी कैन से कि डिप्रेशन और ट्रॉमा का फॉर्म ले रहा था वो. आप बिंज ईटिंग करने लगी, फिर आपका हेल्थ बढ़ा, आप जिमिंग में गई, एंड देन वो लेटर आपको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हुआ, जो कि एक छोटा सा जो बहुत बड़ी बीमारी के तौर पे उभर कर आया. जी. तो उस कैंसर के टाइम पे भी साइकोलॉजी ने बहुत हेल्प करी मेरी एक्चुअली. और कैसे? तब क्योंकि क्या होता था, जब आप व्हेन यू आर हॉस्पिटल बेड पे जब आप होते हो ना, आपको वहाँ सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स और डॉक्टर्स के अलावा कोई नहीं दिखता है. एंड 6 months जब आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते हो. ये आपकी पढ़ाई जब आप कर रहे थे तब की बात थी? ये मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी. ये उसके बाद की बात है. व्हेन माय स्टार्टअप वाज सपोज टू, लाइक जुलाई के बाद जब स्टार्टअप मेरा स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर में ही मेरे को, मतलब विद इन 3 months के अंदर अंदर मेरे को कैंसर डायग्नोस हो गया था. तो एज अ साइकोलॉजिस्ट वहाँ मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था. हाउ डिड यू हील फ्रॉम दैट? कैसे आप उससे उभर कर आई सामने? उसके लिए बहुत सारे कोपिंग मैकेनिज्म्स थे मेरे. फर्स्ट आई हैड अ थेरेपिस्ट विद मी हु वाज अवेलेबल देयर फिजिकली इन द हॉस्पिटल विद मी. अपार्ट फ्रॉम दैट माय फैमिली वाज माय बिगेस्ट सपोर्ट एट दिस टाइम. एवरी छोटे से छोटे चीज़ में वो मेरे साथ खड़े होते थे. चाहे मेरा मूड ख़राब हो रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो वो उस चीज़ को समझते थे कि ये सब हो रहा है, ये सब नॉर्मल है होना. और उसके बाद मंडाला आर्ट वाज माय बेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म. आई यूज्ड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन पेपर्स. जब मेरी कोई तो नहीं सुनता आपका था. एक आर्ट फॉर्म भी था, एज एन आर्टिस्ट आप मंडाला आर्ट बनाती थी. हाँ तो जी. आर्ट मेकिंग भी आपके साइकोलॉजिकल जो भी आपके सिचुएशंस थे उसको कोप अप करने में आपकी मदद की? हाँ जी. एंड आर्ट थेरेपी इन जनरल, इट इज़ ऑल्सो सेड दैट इट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. क्योंकि जब इंसान आपको नहीं समझता है तो पेपर्स आपको समझ जाते हैं. एंड तब मेरे दिमाग में वो जुनून वापस से जगा हॉस्पिटल बेड में बैठे बैठे, दैट मुझे कैंसर, क्रॉनिक इलनेस एंड ट्रॉमा इन्फॉर्म सोसाइटी झारखंड को बनाना है. मैम, जैसी आपकी लाइफ रही, हो सकता है कि वैसी किसी और की भी लाइफ रही हो. आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस आपको सपोर्ट करने के लिए थे, आपको आर्ट फॉर्म्स आते थे, और उन आर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करके भी आपने उन सिचुएशंस को कोप अप किया. बट बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जिनके लाइफ में ना तो उनके कोई पेरेंट्स हों या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स हों उनको सपोर्ट करने के लिए. तो ऐसे में वो और डिजास्ट्रस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं. ऐसे लोगों के लिए आपने क्या न्यू टेस्ट ऐड ऑन करने का सोचा अपने इस कंसेप्ट में, या अपने साइकोलॉजिकल फील्ड में न्यू टेस्ट ऐड ऑन के माध्यम से? हमारे री इंजीनियरिंग इमोशंस का मेन यूनिक थिंग ही ये है कि हम मोस्टली साइको ऑन्कोलॉजिकल केयर पे फोकस करते हैं. क्रॉनिकल इलनेस के टाइम पे आज भी इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे, और जो मिलते हैं वो ट्रॉमा इन्फॉर्म नहीं होते. एंड व्हेन यू आर ऑन द हॉस्पिटल बेड यू हैव टू बी ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड एट दैट टाइम. आई अग्री. ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड क्या होता है? ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड होता है, ट्रॉमा इज़ बेसिकली कि आपके साथ कोई एक सिचुएशन हुई है लाइफ में, वो सिचुएशन का जो इम्पैक्ट पड़ा है आपके लाइफ में, दैट इज़ ट्रॉमा. आप उससे कितना नीचे गिर गए हो, आपको कितना, मतलब आप कितना उस ट्रॉमा के बारे में वाकिफ है. हाँ एग्जैक्टली. और कई बार ये ऐसी चीज़ है ना ट्रॉमा, जो कई लोग वाकिफ नहीं होते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है. तो वहाँ हम साइकोलॉजिस्ट का काम आता है टू इन्फॉर्म पीपल दैट यू नो व्हाट, दिस इज़ ट्रॉमा, दिस इज़ व्हाट यू आर फेसिंग. ये चीज़ आपको हील करनी ज़रूरी है, इससे आपको डील करना ज़रूरी है. तभी री इंजीनियरिंग को पोस्ट माय कैंसर ट्रीटमेंट मैंने विद इन 3 months स्टार्ट किया वापस से. एंड आई इंश्योर्ड दैट आई स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस बाय इवन इन माय क्लाइंट्स, इंक्लूडिंग मेरे सेशंस इसलिए डिफरेंट हो गए क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आती थी उन सेशंस में. मेरी यू नो टू एम्पथाइज विद द क्लाइंट, मेरी वो कैपेसिटी बढ़ गई थी. मुझे समझ आ रहा था कि एग्जैक्टली उनके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट दे आर फेसिंग.
सो आई गेस दैट्स वहाँ से मेरे स्टार्टअप को एक मेन जिसको कहते हैं ना पुश मिला कि अब आगे बढ़ना है। मतलब ये एस्टैब्लिशमेंट फेज की बात है। हाँ जी। उस समय आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा था या नहीं किया था? रजिस्ट्रेशन मेरा काफ़ी बाद में हुआ था। रजिस्ट्रेशन मेरा नवंबर 2024 में जाके फाइनल तो रजिस्ट्रेशन लोगों के बीच जब आप अपनी स्टार्टअप के अवेयरनेस फैलाने को लेकर आगे बढ़ी थी, तो तब क्या आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो सर्विसेज दे रही थी या किस तरह से ये हो रहा था? मेरे स्टार्टिंग फेज़ में मैंने बहुत फ्री सेशंस करे हैं स्कूल्स में। रांची के बहुत सारे स्कूल्स में मैंने फ्री वेलनेस सेशंस लिए हैं जाके, और उनमें से गिने चुने जिनको लगता था कि मुझे आगे और अपने पे काम करने की ज़रूरत है, फिर वो मेरे क्लाइंट बन के आते थे। और कॉर्पोरेट्स में भी हमने इसी तरीके से काम करना स्टार्ट करा। मैंने फ्रीलांसिंग वे में एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर ज्वाइन करा था आई लीड HR को, विच इज़ अ कंपनी बेस्ड इन रांची, और वहाँ से मेरी जर्नी एज अ वेलनेस कोच ऑल्सो स्टार्टेड। मैम, कॉलेज के लास्ट मंथ्स की गाइडेंस जो होती है वो एक कैंडिडेट की लाइफ में काफ़ी मायने रखती है कि आगे जाकर उसको क्या करना है या क्या करना चाहिए। तो आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ये कुछ मंथ्स की जो गाइडेंस थी, ये किस तरह से हुई आपके एजुकेशनल फील्ड में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी? So immediately after my college ended, I ensured that I was in a job. So as a freelancing job मेरी थी, I started with Dr. Suyash Sinha, where I practiced as a junior psychologist with him. I was him for more than 2+ years, where I understood the basics of psychology and psychology का basic समझा मैंने, DSM के सारे क्राइटेरिया समझ आया कि इस फील्ड में कैसे कैसे क्लाइंट आते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद वहाँ से अपॉर्चुनिटी मुझे आगे मिली ऑर्किड मेडिकल सेंटर में एज अ 6 मंथ पेशेंट काउंसलर करने की। बट वही वो गैप था वहाँ पे इवन इफ मैं वहाँ इन हाउस साइकोलॉजिस्ट थी, बट वहाँ पे स्टिल पेशेंट। ऐसा क्या गैप आपको दिखा मैम जिसको आगे फिल करने के लिए आप अपने पाथ में और आगे बढ़ती चली गई? झारखंड की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आज भी लोगों को अगर बोलोगे कि साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, मनोविज्ञानी के पास चले जाओ, मतलब अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस नहीं है। वो कहते हैं कि हम पागल नहीं है जो हम आपके पास आएंगे। आपने अपना क्लाइंट बेस कैसे बनाया मैम, और फिलहाल आपके टारगेट क्लाइंट्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर आपका फोकस रहता है? मेरे फिलहाल के टारगेट क्लाइंट्स राइट फ्रॉम एज 18 to 40 ईयर्स, 18 से 40 साल के लोगों का क्लाइंट है। क्यों 45 अब आपको वो सारी चीज़ें नहीं आती, वो कवर नहीं करती? जी कवर करती है, बट मैं जेरियाट्रिक पॉपुलेशन के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मेरा एज रेंज 18 to 40 रहता है। जेरियाट्रिक होता है ओल्ड एज के साथ काम करना। तो अभी तक के एक्सपीरियंस में बच्चों के साथ मेरा उतना मतलब इट इज़ नॉट कि मैं काम नहीं कर सकती उनके साथ, बट मेरा उनसे थोड़ा बनता नहीं है। तो मैं 18 to 40। रीज़न क्या होता है इस चीज़ का कि आप उस एज ग्रुप को टच नहीं कर पा रही हैं जिनको भी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की? तो मैम उसके लिए हमारे साइकोलॉजी फ्रेटर्निटी में अलग अलग फील्ड्स हैं और सबके अपने अपने काम होते हैं। जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजी में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि 15, 16, 17 साल के बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एक फील्ड होती है जिसमें आप प्योरली साइकोथेरेपी को भी आगे लेके जाते हो। एंड देन देयर इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजी जहाँ पे आप असेसमेंट्स एंड टेस्टिंग्स करते हो। डायग्नोसिस पर्पस बेसिकली आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता है। तो जब शुरुआत में तो समझ नहीं आया कि नीश क्या है मेरी, बट बाद में समझ आया कि 18 से 40 में मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं उन लोगों को समझ पाती हूँ, वो मेरे साथ अच्छे से। चैलेंजेस आपने क्या क्या फेस की मैम इसको शुरुआती फेस में एक शेप देने के क्रम में? शुरुआत में पहले समझ नहीं आता था क्या करना है, कैसे करना है। मेंटल हेल्थ कैंप्स करने हैं तो कैसे करने हैं, कहाँ करना चाहिए, गांव में जाके करना चाहिए, मेन सिटी में करना चाहिए। अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो आप उनको कैसे अप्रोच करोगे कि मैं काउंसलर हूँ और आप मुझे पेशेंट्स को रेफ़र करो। तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे ओवरकम की या कैसे कोप अप किया? क्या आपके कुछ मेंटर्स थे जिन्होंने आपकी मदद की? जी, जैसे कि मैंने बोला, दिव्या मैम कॉन्स्टेंटली मेरे इतने सालों में 6 साल हो गए हैं, कॉन्स्टेंटली वो मेरे साथ हैं। हर स्टेप पे, हर गाइडेंस, हर चीज़ पे गाइड करती हैं वो। साथ पे रांची के कुछ स्पेसिफिक लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी इस जर्नी में। पहले हैं डॉक्टर सुयश सिन्हा, ही इज़ अ न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट, एंड द सेकेंड वन इज़ सुधा मैम है, अलका मैम है, दे आर अ पार्ट ऑफ दीपशिखा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन रांची, एंड दिव्या मैम है।
उसके बाद अनुराधा मैम, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड करा है कि आगे की पढ़ाई में क्या करना चाहिए, इस तरीके से आप अप्रोच करोगे, ऐसे क्लाइंट्स आपको आ सकते हैं। नीश फाउंड करने में भी कहीं ना कहीं अनुराधा मैम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैम, मेंटल हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है, हम आपके व्यू पॉइंट से जानना चाहेंगे, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी से इस फील्ड में कार्यरत हैं, तो आप अपनी स्टार्टअप के माध्यम से क्या एक यूनिक वैल्यू क्रिएट कर पा रही हैं लोगों के लिए? जी, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में री इंजीनियरिंग इमोशंस में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत यूनिक हैं। पहला कि दिस कम्स फ्रॉम अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बहुत लेके आती हूँ। मैम, बट पर्सनल एक्सपीरियंस को भी एक शेप देने की, एक यूनिक पिन पॉइंट करके लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है कि हाँ, ये एक अलग चीज़ है जो उनको आपके पास से मिल रही है। राइट। तो इसमें भी बहुत स्पेसिफिक क्लाइंट्स होते हैं। आई टेक क्रॉनिक इलनेस वाले, जिनकी हॉस्पिटलाइजेशन लंबे लंबे समय तक होती है, 6 से 7 महीने, 8 महीने की हॉस्पिटलाइजेशन होती है। क्योंकि मैं वहाँ पे एज अ कैंसर पेशेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे समझ आता है कि उस बेड पे बैठ के, क्योंकि वो फीलिंग आपकी डॉक्टर और आपके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाएंगे, जो वो बेड पे होके जिनकी ट्रीटमेंट हुई है वही समझ पाएंगे। मतलब आपका एक एड ऑन वैल्यू ये है कि आप हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स जिनका हॉस्पिटलाइजेशन लंबे समय से चल रहा है, आप उनको भी केटर करते हैं। जी जी। और इसके अलावा ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर है हमारा। वी आर ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड। हम ट्रॉमा को बहुत सेंसिटिवली डील करते हैं एंड हमें कोई रेवेन्यू जनरेशन मॉडल आपका किस प्रकार से होता है मैम? मेरा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल यूजुअली मेरे क्लाइंट बेस से होता है, प्लस मेरे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू होता है, जो कि कॉर्पोरेट में एज अ वेलनेस कोच आप कर रहे हो या आप किसी स्कूल्स में वेलनेस का काम युवाओं के लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे अंत में? युवाओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, दैट यू हैव गॉट, आपके पास एक ज़िंदगी है, बस उस एक ज़िंदगी में ही आपको सब कुछ कर लेना है। जैसे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसी तरह मेंटल हेल्थ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदिति जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।